नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और मेरे साथ हैं मुर्तज़ा। और आज हम बात करेंगे वेस्टर्न एशिया में जो जंग चल रही है उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो वहाँ डिप्लोमेसी चल रही है उसकी। हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो बातचीत चल रही है परमाणु बम को लेकर। लेकिन उससे भी बड़ा बम तस्वीर के पीछे तैयार हो रहा है। वो कौन सा बम है और उस बम से नेतन्याहू को क्या खतरा है, ये सारी बातें हम करेंगे। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर जारी है। पहली बातचीत जो हुई थी वो ओमान में हुई थी, उसके बाद दूसरा दौर रोम में चला और अब तीसरे दौर की तैयारी शुरू हो गई है। ये जो डिप्लोमेसी हो रही है, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, ये दिखाई दे रहा है कि ईरान और अमेरिका एक दूसरे से बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन इस बातचीत में जो पल्ला भारी है वो कहीं ना कहीं ईरान का है। ईरान अपनी हर बात मनवा रहा है। एक तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है उससे लग रहा है कि ईरान ने अमेरिका को अपनी शय और मात की चाल में कहीं ना कहीं फंसा लिया है। लेकिन इस जो पूरा बोर्ड गेम है, ये जो शतरंज की तरह एक गेम चल रहा है, इसके पीछे भी एक कहानी पैरेलली चल रही है। और वो कहानी क्या है, मुर्तज़ा से पूछते हैं। देखिए सुहेल, इस पूरे गेम में दूसरा सुलेमानी आ गया है। जनरल कासिम सुलेमानी थे ईरान के कुद्स फोर्स के हेड, जिनको अमेरिका ने असैसिनेट कर दिया था, ड्रोन से खत्म कर दिया था। अब आप कह रहे हैं दूसरा सुलेमानी आ गया। दूसरा सुलेमानी, और ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और ये ईरान जो है, खामनेई इसको 3 बार आजमा भी चुके हैं और ये हमेशा अपने जो इसने रिजल्ट दिया है और बहुत ही पुख्ता रिजल्ट दिया है। दूसरा सुलेमानी जो है उसका नाम अगर आप देखेंगे तो हम दिखा रहे हैं कि क्या हाजी ज़ादे जो हैं, क्या वो इजराइल को जला देंगे। अब हाजी ज़ादे कौन है? हाजी ज़ादे हैं आमिर अली हाजी ज़ादे, ये ब्रिगेडियर जनरल हैं और ईरान एरोस्पेस फोर्स के चीफ हैं। इनके पास ईरान की जितनी भी मिसाइल का जो बेड़ा है, जो मिसाइल पावर है, उसका जो पूरा अख्तियार जो है उसको चलाने का, उसका टारगेटिंग का, वो सब इनके पास है। और 3 बार इनको ईरान ने आजमाया है और ये कामयाब साबित हुए हैं। पहली बार आजमाया कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद, यानी 2020 में 8 जनवरी 2020, तब इराक के उस अमेरिकी एयरबेस पे हमला किया गया। आप डिटेल बता रहे हैं लेकिन मैं दिखा दूं पब्लिक को। ये देखिए, ये है आमिर हाजीजादे, आमिर अली हाजीजादे। ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि आगे जंग में जैसे जैसे चीजें चलेंगी आपको ये चेहरा और ये नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा। आप देख लीजिए, ये आदमी है, ये शख्स है आमिर अली हाजीजादे। और इजराइल के लिए इस वक्त ये सबसे बड़ा खतरा है। अब आपने कहा कि 3 बार परखा जा चुका है, एक बार आपने बता दिया जब कासिम सुलेमानी का मौत उसके बाद इराक में अमेरिकी बेस पे हमला किया गया। दूसरी बार है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1, जो 13 अप्रैल 2024 को अंजाम दिया गया, जो इजराइल पर बमबारी की। बिल्कुल, तब उस वक्त बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और तब भी इस शख्स ने जो है उस हमले को अंजाम दिया। इसे मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल मैन, ये आदमी, ये देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस चेहरे को बहुत अच्छे से देख लीजिए। ये वो चेहरा है जिसे मिसाइल मैन कहा जा रहा है ईरान का। ये वो चेहरा है जिससे सबसे बड़ा खतरा इस वक्त अमेरिका फेस कर रहा है। ये वो चेहरा है जिसकी दहशत नेतन्याहू के दिल में भी है। कहा जाता है नेतन्याहू बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, लेकिन इस चेहरे को देख के उनको भी थोड़ा खौफ होने लगा है। और तीसरी बार जो हमला हुआ वो था 1 अक्टूबर को, जब इजराइल ने हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया और उसमें ईरान के कुछ कमांडर ही मारे गए। तब ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 को अंजाम दिया और तब भी इसी शख्स का उसमें जो है इसी ने काम किया। और तब इजराइल पे 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई जी। और तब भी इसी शख्स ने इजराइल को चौंकाया था और उससे ज्यादा अमेरिका को चौंका दिया था। उससे ज्यादा अमेरिका को चौंका दिया था। आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस चेहरे को ध्यान में रखिए, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंडर दे देता हूं जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में। जनरल कासिम सुलेमानी एक ऐसा नाम था जिसने ईरान की पावर को पूरे वेस्टर्न एशिया में प्रोजेक्ट किया। ये आज जो आप प्रॉक्सीज देख रहे हैं, यमन देख रहे हैं, सीरिया में हिजबुल्ला लेबनान में हिजबुल्ला देख रहे हैं, सीरिया में उनके प्रॉक्सीज देख रहे हैं, ये सारे उस आदमी की मेहनत थी। और इसीलिए अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था जनरल कासिम सुलेमानी ने ISIS को खत्म किया है सीरिया में, इराक में। जब पुतिन को तैयार करना था कि भाई ISIS के खिलाफ हवाई ऑपरेशन करना है, तब इस शख्स कासिम सुलेमानी जो थे, तब वो मॉस्को गए थे और बताया जाता है उन्होंने पुतिन को राजी किया कि आप एयर पावर इस्तेमाल कीजिए, हम जमीन पे लड़ेंगे और इस तरह ISIS को खत्म करेंगे। तो कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने खत्म कर दिया, लेकिन अब अमेरिका के लिए नया दुश्मन तैयार है। अब
देखिए, दो लोगों के बीच ये जंग हो गई है। एक तरफ अमेरिकन कमांडर हैं और एक तरफ ईरान के ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे हैं, और दूसरी तरफ है जनरल माइकल कुरिल्ला। जनरल माइकल कुरिल्ला के बारे में आपको मुर्तजा बताएंगे, लेकिन आप इनकी पर्सनालिटी से ये समझ गए होंगे कि जबरदस्त रौबदार पर्सनालिटी है। क्या करते हैं जनरल माइकल देखिए, ये कुरिल्ला? सेंट्रल कमांड के चीफ हैं। सेंट्रल कमांड वो इलाका है जो पश्चिम एशिया है। आप इजिप्ट से लेकर आप ईरान, पाकिस्तान और जो भारत के आसपास का इलाका है, वो सब ये शख्स देखता है अमेरिका की तरफ से। अब इस शख्स के पास इस टाइम जो है, अमेरिका जो भी लड़ाई लड़ रहा है ईरान, यमन के आसपास, उसमें इस जनरल का ऑर्डर चल रहा है और सीधे ट्रंप जो है इन्हीं के जरिए अपने मिशन को अंजाम दे रहे तो हैं। देखिए, हमें तो ट्रंप नजर आते हैं, हम और आप जब टेलीविजन पे देखते हैं तो हमें ऑर्डर देते हुए ट्रंप नजर आते हैं, लेकिन असल में ट्रंप डायरेक्ट अपने फोर्सेस को ऑर्डर नहीं देते। डायरेक्ट फोर्सेस को जो आदमी ऑर्डर देता है कि क्या करना है, वो ये है जनरल माइकल कुरिल्ला। अगर अमेरिका अपने जो जहाज हैं, जो जंगी बेड़े हैं, उनसे कोई बम गिराता है, अगर यमन पे हमला करता है, अगर हिजबुल्लाह पे कोई अटैक करता है, या ईरान के लिए जिस तरह की तैयारी की जा रही है, वो सारे ऑर्डर्स आते हैं फ्रॉम दिस पर्सन। आप ये चेहरा देखिए जनरल माइकल कुरिल्ला का। ये आदमी है जिसके हाथ में हम कह सकते हैं कि वहां पर जितने भी अमेरिकी फौजी मौजूद हैं, हथियार मौजूद हैं, बेड़े मौजूद हैं, अंडर 1%। 50,000 से ज़्यादा फौज जो है इस वक्त पूरे पश्चिम एशिया में वो अमेरिका की है। और इसको चैलेंज देने वाला कौन है? वो ये शख्स है ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे। तो एक तरफ मैं थोड़ा सा और कंटेक्स्ट अपने दर्शकों के लिए रख दूं, 50,000 की फोर्सेस इनके अंडर में है, उसके अलावा दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपनरी इनके अंडर में, और साथ के साथ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी उस इलाके में मौजूद हैं। बिल्कुल। और इस वक्त मैं ईद के वक्त की बात बताता हूं आपको। ईद में जब ईद के आसपास आमिर अली हाजीजादे ने कहा था, और वो सीधा मैसेज कुरिल्ला को था कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंकते। ये बात इसलिए कही थी क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा था कि जो अमेरिका है वो ईरान के परमाणु बेस जो है उस पे हमला कर सकता है, जो उसके ठिकाने हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, वहां पे वो हमला कर सकता है। अब इसी वजह से ईरान की तरफ से आमिर अली हाजीजादे ने कहा कि अगर तुमने हमला किया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा वो तुम देखोगे, क्योंकि तुम्हारे 10 बेस हैं पश्चिम एशिया में और वहां पे 50,000 फौजी हैं, और उसके बाद फिर ईरान अपनी मिसाइलों का असर दिखाएगा। और ईरान अमेरिका के बेसिस पे हमला कर सकता है, ये ईरान पहले भी साबित कर चुका है। उसमें भी 110 अमेरिकन फौजी जो हैं वो घायल हुए थे, तो हो सकता है थोड़े कम हुए, थोड़े ज़्यादा हुए हों, बट अमेरिकन फोर्सेस पर अटैक, डायरेक्ट अटैक एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिका के लिए। और जनरल आमिर अली हाजीजादे ने ये करके दिखाया है कि वो जब चाहे अमेरिकन बेसिस को निशाना बना सकते हैं। 2 बार हमला किया है, 13 अप्रैल को और 1 अक्टूबर को। जब ईरान ने हमला किया था इजराइल के ऊपर, तब मैंने बताया कि आमिर अली हाजीजादे हैं, उनकी कमांड में सब कुछ हुआ था। वो हमला देखकर जो है इजराइल जो है वो बहुत ज़्यादा डर गया था, क्योंकि उस हमले ने साबित कर दी थी कि ईरान की जो मिसाइल पावर जो है वो कितनी खतरनाक है। ईरान के मिसाइल पावर की मुर्तज़ा ने बात की, और ईरान के मिसाइल पावर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये चंद वो चीज़ें हैं जो ईरान ने दिखाई हैं हमको। उनके ये रॉकेट्स हैं, मिसाइल्स हैं, ये गजा रॉकेट है, ये फतेह 313 मिसाइल है, फतेह 313 मिसाइल है, मतलब डिफरेंट मिसाइल्स हैं। और इस वक्त बहुत आराम से ये कहा जा सकता है कि दुनिया में अगर मिसाइल पावर की बात हो तो ईरान टॉप 3 में है। टॉप 3 में नहीं है। ईरान जो है, मैं कहूँगा मिसाइल के पावर के मामले में 6ठे नंबर पे है, क्योंकि उससे पहले बड़ी पावर है। उनको तो हम डिस्काउंट कर दें, हाँ, अमेरिका वगैरह को तो हम डिस्काउंट कर दे रहे हैं, भाई वो तो है ही पावर्स, वो तो सब जानते हैं। लेकिन एक छोटा सा देश, ये समझिए कितने सालों से उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं, कितने सालों से उनको कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफर कर रहा है, कितने सालों से उनका कोई तेल वेल नहीं बिक रहा है, पैसा भी नहीं है, कहा जा रहा है कि देश बिल्कुल तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और उस तबाही बर्बादी का ये नमूना है। ये खैबर शिकन मिसाइल था जो अभी आपके सामने आया था। इस तरह के पूरे पूरे शहर बसे हुए हैं जहां पे मिसाइल मौजूद है, जहां पे ड्रोन मौजूद है, पूरे पूरे शहर हैं। देखिए, हम एरोस्पेस फोर्स की बात करते हैं। हाँ। भारत या आसपास जो ये कॉन्सेप्ट आया है एरोस्पेस फोर्स क्या है? एयर फोर्स प्लस आपकी स्पेस में आप जिस तरह के हथियार डिप्लॉय करते हैं, मतलब मिसाइल्स, ड्रोन्स हैं। बिल्कुल।
ईरान में फोर्स 1985 बन चुकी थी जब ईरान इराक युद्ध चल रहा था, और तब जो आमिर अली हाजीजादे हैं उन्होंने भी इसको ज्वाइन किया था। उससे पहले वो ईरान की फोर्स में एक स्नाइपर के तौर पर भर्ती हुए थे 1981 में मेरे ख्याल से। अब स्नाइपर हम आपको बता दें कि स्नाइपर वो होते हैं जो दुश्मन पर निशाना साधते हैं और बहुत सटीक निशाने से दुश्मन का शिकार करते हैं। पहले स्नाइपर से कर रहे थे, अब मिसाइल से अब मिसाइल से शिकार लेकिन हो रहा है। हाँ, और जब ये 2009 में एरोस्पेस फोर्स के चीफ बनाए गए, तब से ईरान की जो मिसाइल पावर जो है इसमें अचानक से बदलाव आया है, और 2000 से 2500 की जो रेंज है उसमें ईरान के पास आज ऐसी मिसाइल हैं जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। और ये साबित भी हो चुका है। अब इजराइल पे जो अटैक किया गया, वहां पर उस वक्त दुनिया का सबसे एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद था, लेकिन उसके बावजूद भी ये अटैक हो पाया। अच्छा, अब ये बात हो रही है, ट्रंप का कमांडर नंबर 1 हमने बता दिया जनरल कुरिल्ला हैं, खामनेई का मिसाइल मैन ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली हाजीजादे हैं। दोनों चीजें हम बता चुके हैं आपको। मुझे बताइए कि जो पूरी बातचीत चल रही है, एक तरफ ट्रंप है और एक तरफ खामनेई के मिनिस्टर्स हैं जो बातचीत कर रहे हैं, इस बातचीत में नेतन्याहू का दम क्यों घुट रहा है? देखिए, नेतन्याहू का दम इसलिए घुट रहा है कि 2015 के बाद से उन्होंने अमेरिका पे प्रेशर डालना शुरू किया कि ईरान को हल्के में ना लीजिए, वो बम बना रहा है। 2018 में जब ये बातचीत कैंसिल हुई JCPOA से, जब अमेरिका ने अपना हाथ खींच लिया, तब ईरान के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो बम बनाए, लेकिन उसने अब जो है यूरेनियम का जो संवर्धन है वो 60% तक कर लिया है। ये IAEA की रिपोर्ट है। अब जब 60% तक कर लिया है तो अब इनके पास ईरान को रोकने की बहुत ज्यादा जराए नहीं रह बचे हैं। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका पहले जिस पोजीशन पर था ईरान को रोकने के लिए, आज उस पोजीशन पे नहीं है। 2018 में जब इन्होंने हाथ खींचा अपना ट्रंप ने, तब इनके साथ ये था कि ये एक कमांडिंग पोजीशन पे थे। आज ट्रंप कमांडिंग पोजीशन पे नहीं है, वो ईरान की बातों को मान रहे हैं, और ये बात नेतन्याहू के गले नहीं उतर रही है। नेतन्याहू के गले नहीं उतर रही है। इनफैक्ट पूरी दुनिया में ये सुगबुगाहट तेज हो गई है कि कहीं ना कहीं ईरान के खामनेई ने इस चेस गेम में, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि शतरंज का खेल है, देखिए लड़ाई अपनी जगह होती है, डिप्लोमेसी अपनी जगह होती है। आपको मैदान में भी जीतना होता है, आपको बातचीत की टेबल पर भी जीतना होता है, और ईरान कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि दोनों जगह, भले लड़ाई अभी डायरेक्ट ना हुई हो अमेरिका से, लेकिन दोनों जगह पर वो भारी साबित होता जा रहा है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि ये दो कमांडर्स के बीच की लड़ाई है। कौन सा कमांडर कामयाब होगा, वही आगे चलकर ये फैसला होगा। ईरान बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहा है वो, इसलिए कि देखिए, अगर बातचीत की टेबल पे आना है तो अमेरिका को कमजोर होना पड़ेगा। ईरान नहीं चाहेगा कि कमजोर दिखे और वो उसी ताकत के साथ अपने को प्रेजेंट करे और बातचीत करे। वो ईरान अपने को मजबूत करके आ गया है, अमेरिका अपने को कमजोर साबित हुआ है। वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कमजोर नहीं है, लेकिन अमेरिका कमजोर हुआ है, और दोनों टेबल पे हैं। इस टाइम ट्रंप जो हैं वो बहुत ही ईरान के सामने एक वो उनकी जो एक छवि है कि वो डील मेकर हैं, वो जो बनाना चाहते हैं, उस चक्कर में वो इजराइल के सामने एक खलनायक भी बन सकते हैं। हाँ, तो इजराइल के सामने खलनायक बन सकते हैं। ये एक तरह से चैलेंज है, और इस चैलेंज के आगे जो है ये डिप्लोमेसी जो चल रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा ये चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ईरानी दिमाग जो है वो शह पर मात देता चला आ रहा है।